आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द डिफेंस ऑफ लखनऊ, एक पोम को जिसको लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एक विक्टोरियन पोएट हैं और इनकी इस पोएम में इन्होंने डिस्क्राइब किया है, सीज ऑफ लखनऊ में इन्होंने डिस्क्राइब किया है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, इसको इन्होंने बताया है। और इस रिवोल्ट में इन्होंने दिखाया है कि कैसे ब्रिटिश रेसिडेंसी जो है वो अटैक किया गया था इंडियन रेबल सोल्जर्स के द्वारा, और 87 डेज तक ब्रिटिश रेसिडेंसी का घेराव किया गया था और रिवोल्ट किया गया था। तो ये जो है ये पोम 1879 में पब्लिश हुई थी और लेटर इन बैलेड्स एंड अदर पोएम्स में इसको फिर से 1880 में पब्लिश किया गया था। तो पोएम में 7 सेक्शंस हैं। लॉर्ड टेनिसन ने जब ये पोम लिखा तब वो ब्रिटेन के पोएट लॉरिएट थे और इस पोम में उनकी जो देश के प्रति उनकी पैट्रियोटिक फीलिंग है, जो उनकी देशभक्ति है, इस पोम में के माध्यम से वो दिखाते हैं। और यहाँ पे इन्होंने इंडियन रिबेलियन सोल्जर्स को विलेनाइज किया है कि कैसे इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, बच्चों पर, वुमेन पे, सब पे अटैक किया और अपने सोल्जर्स को और अपने जो उनके जो लोग हैं उनको यहाँ पे इन्होंने एज अ हीरो और एज अ फ्रीडम फाइटर दिखाया है। तो चलिए इसको पोम को सारे सेक्शंस को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोम के स्टार्ट में पोइट जो है इंग्लैंड के फ्लैग, इंग्लैंड की बैनर की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि फ्लैग सिर्फ थोड़े समय के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए ब्रिटिश पावर और ग्लोरी का सिंबल है। ये फ्लैग हमेशा विक्टोरियस बैटल्स में लहराया है और सोल्जर्स के बैटल्स क्राइज है ना, युद्ध के नारे में गर्व से उड़ता रहा है। फ्लैग ने अपनी सबसे बड़ी ग्लोरी दिखाई जब हमने इसे लखनऊ की रेसिडेंसी के ऊपर लहराया और इस रेसिडेंसी पे ये फ्लैग जो है वो छत पे लगातार लहराता रहा 87 के रिवोल्ट में, और ये होप और करेज का सिंबल था ट्रैप्ड ब्रिटिश के लिए। दुश्मनों ने, आगे वो कहते हैं कि दुश्मनों ने बार बार गोली चलाकर फ्लैग के पोल और रोप को तोड़ दिया है ना, लेकिन हर बार ब्रिटिश सोल्जर्स ने फ्लैग को फिर से उठा दिया और इस तरह लखनऊ रेसिडेंसी की सबसे ऊंची छत पर हमेशा इंग्लैंड का फ्लैग लहराता रहा। सेक्शन 2 में पोइट कह रहे हैं कि लखनऊ रेसिडेंसी की वॉल्स और डिफेंस बहुत कमजोर थे, बहुत फ्रेल थे और अंदर मेन के साथ साथ वेमेन और चिल्ड्रन भी फंसे हुए थे। सोल्जर्स प्रे करते हैं गॉड हेल्प्स देम, क्योंकि उनकी वाइफ्स और बच्चे भी डेंजर में थे। डिफेंडर्स सोचते हैं शायद अब हम 15-20 दिन तक और टिक पाएंगे, लेकिन सर हेनरी लॉरेंस ब्रिटिश लीडर का आदेश था नेवर सरेंडर, नेवर सरेंडर, हर मैन अपनी पोजीशन पर लड़ते हुए मरे। यह सोल्जर की ड्यूटी और सेक्रीफाइस को दिखाता है। सर हेनरी लॉरेंस को सबसे ब्रेव लीडर माना गया। वह बैटल में घायल होकर मर गए। सोल्जर्स ने उन्हें सम्मान से दफनाया और उनकी बात हमेशा याद रखी, एवरी मैन डाई एट हिज पोस्ट। यहाँ टेनिसन रेपिटेशन ऑफ डेथ का प्रयोग करते हैं ये बताने के लिए कि हर जगह मौत थी। कैनन बॉल से मौत, बैरिकेड पे मौत, हॉस्पिटल पर सेल्स गिरती थी, यहाँ तक कि वुंडेड लोग भी बार बार घायल होते। इंडियन सिपाहीज एवरीवेयर थे। 10,000 से ज़्यादा रेबल्स रेसिडेंसी को घेर कर बैठे थे। बुलेट सोल्जर्स के सिर और पैरों के पास से गुजरती थी। कभी कभी गुप्तचरों स्पाइस की वजह से बेस्ट ऑफिसर्स भी मारे जाते थे। रेबल्स रेसिडेंसी की वॉल जो है टनल्स माइन बनाकर तोड़ने की कोशिश करते। ब्रिटिश ने भी काउंटर माइंस बनाई, यानी अपोजिट टनल, ताकि एनिमी को रोका जा सके। यहाँ रेबल्स को मर्डरस मोस यानी खूनी छछूंदर कहा गया, जो अंडरग्राउंड डिगिंग करता है। सोल्जर्स सुन सकते थे कि रेबल पिकेक्स से टनल खोद रहे हैं। जैसे ही साउंड पास आया उन्होंने गोली मारी और रेबल
पायनियर डिगिंग करने वाला मर गया। तो डिस्पाइट फियर डेथ बुलेट्स एंड माइंस, फ्लैग हमेशा रेसिडेंसी की छत पर लहराता रहा। ये इसके माध्यम से टेनिसन दिखाते हैं कि ब्रिटिश की स्पिरिट जो है वो कभी नहीं टूटी। आगे सेक्शन 3 में टेनिसन कहते हैं कि सीपो जो रिबेल थे उन्होंने कई बार माइंस अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन की कोशिश की। एक दिन जैसे ही बड़ा ब्लास्ट हुआ और उसकी गूंज थमी, इमिडिएटली अटैक शुरू हो गया। एक्सप्लोजन के बाद चारों तरफ स्मोक और सल्फर भर गया। सीन जो है पूरा हेल के जैसा हो गया। थाउजेंड्स ऑफ रिबेल ने रेसिडेंसी के डिफेंसेस पर धावा बोल दिया। अब पूरा माहौल जो है वो डरावना हो गया। रिबेल अलग अलग जगहों से रेसिडेंसी पर हमला करते हैं। डिफेंस वॉल के हिस्से से, वाटर गेट की तरफ से, बेली गेट रेसिडेंसी का दूसरा प्रवेश द्वार की तरफ से, एक साथ कई जगहों से हमला होता है। रिबेल्स इतने बड़े नंबर में थे कि पोइट उनकी तुलना समुद्र की लहरों से करते हैं। जैसे सी टाइड बैंक को बार बार अटैक करती है, वैसे ही रिबेल्स रेसिडेंसी पर बार बार टूट पड़ते हैं। डिफेंडर्स कहते हैं इतने हजार रिबेल्स है कि अगर वे बोल्ड हुए तो शायद कोई एस्केप नहीं कर पाएगा, लेकिन वे तय करते हैं कि किल और बी किल्ड, लिव और डाई। हम दिखाएंगे कि हम सच्चे सोल्जर और मैन हैं। सोल्जर्स जो है ब्रिटिश सोल्जर्स स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाते हैं, लीडर्स पे निशाना लगाते हैं। ग्रेप शॉट कैनन का जो छोटा आयरन बॉल वाला गोली होता है, उसके जरिए रिबेल जो है रिबेल मैसेज को तोड़ देते हैं और रिबेल्स पीछे हटने लगते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। रिबेल जो है इंडियन सोल्जर्स जो है वो फिर से आगे आते हैं, लेकिन उन पे लगातार निशाना लगाया जाता है तो वो पीछे हटने लगते हैं और आखिर में हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश डिफेंडर्स को वो सबडो नहीं कर पाए। आगे वो कहते हैं कि डिफेंडर्स जो है वो जीत जाते हैं, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, रेसिडेंसी बचा रहता है और ब्रिटिश फ्लैग फिर से सिंबल बनता है इंग्लैंड के ऑनर का, जो कभी नहीं गिरा। आगे टेनिसन कहते हैं कि हम बहुत थोड़े लोग थे पर दिल और शरीर से सच्चे इंग्लिश थे, यानी हिम्मत और लॉयल्टी में कोई कमी नहीं। टेनिसन कहते हैं वी वेर इंग्लिश इन हार्ट एंड इन लिम। हमें अपनी रेस, ब्रिटिश रेस की शक्ति थी कमांड, आदेश देना, आदेश मानना और सहन करना। स्ट्रॉन्ग विद स्ट्रेंथ ऑफ द रेस टू कमांड, टू ओबे एंड टू एंड्योर। हर सोल्जर्स ऐसे लड़ता था जैसे पूरा गैरिसन, पूरा किला की उम्मीद सिर्फ उसी पर टिकी हो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हर जगह निगरानी नहीं कर सकते थे और रोज़ हमारे लोग जो है वो कम होते जा रहे थे। हमारे बीच एक धीमी सी फिक्र की फुसफुसाहट फैलती थी पर लाउडली नहीं बोला जाता था। चिंता थी अगर दुश्मन, जिन्हें टाइगर कहा गया है, अचानक हमारे घरों और औरतों बच्चों तक पहुंच जाए। तब आदेश था हर आदमी अपनी पोस्ट पर लड़ते लड़ते मरे, भले ही दुश्मन अंत में जिंदा रह जाए। मतलब बेहतर है कि औरत बच्चे अपने प्यारे यानी अपने आदमियों के हाथों मारे जाए, बल्कि इसके कि वो दुश्मन के हाथ में जाए। तो ये लाइन उनके डेस्परेशन और डर को दिखाती थी। अचानक जो रिबेल थे उन्होंने 2 माइंस किए और जोरदार रोर्स हुई, जोरदार आवाज़ हुई। धमाके से हमारी दीवारें और कमज़ोर जो थी उसमें और डेंजरस छेद हो गए और कमांड दिया गया कि तुम्हारा जो दिल सच्चा है लेकिन हाथ भी उतना ही सच्चा होना चाहिए, यानी निशाना सही लगाना। दुश्मनों की तरफ जो ब्रिटिशर्स थे उनके सोल्जर्स ने आदेश दिया कि निशाना तुम सही निशाना लगाओ और दुश्मन पर हमला तेज किया गया था। लेकिन हमारे सोल्जर्स का फ्लैंक जो है साइड से गोलाबारी और बेहतरीन निशानेबाजी से जवाब दिया। जो ब्रिटिश सोल्जर्स हैं उन्होंने बहुत बेहतरीन जवाब दिया और दुश्मन हमारी दीवारों पर चढ़ने के लिए लैडर्स लगाते, लेकिन हमने उन्हें 2 बार गिरा दिया और 2 बार जब वे खाइयों में छुपे तब हमने हैंड ग्रेनेड्स फेंककर उन्हें भगा दिया। और हर लड़ाई के बाद भी छत पर इंग्लैंड का झंडा लगातार लहराता रहा। नेक्स्ट सेक्शन 5 में टेनिसन कहते हैं
Then our another wild earthquake outdoor. फिर एक और सुबह आई और जैसे कोई भूकंप हमारी डिफेंस को झकझोर गया। यहाँ वाइल्ड अर्थक्वेक का मतलब है कि दुश्मन का अचानक और तेज हमला। इस धमाके से हमारी डिफेंस लाइन में 10-12 पग या उससे ज्यादा जगह टूट गई, यानी वॉल्स और बैरिकेड बहुत डैमेज हो गए। रूफ पर खड़े राइफलमैन को सूरज की रोशनी से छुपाकर रखा गया था। वो दुश्मन पर निगाह रखते थे और निशाना साधते थे। एक बहादुर सोल्जर्स अचानक ब्रिज दीवार के टूटे हुए हिस्से पर चढ़ता है और दूसरे से कहता है फॉलो मी, लेकिन वह गिर जाता है। फिर दूसरा सोल्जर चढ़ता है और उसे भी मार दिया जाता है। यह दिखाता है कि लड़ाई में जान की बाजी लगी हुई थी। अगर दुश्मन और ज्यादा साहसी होते तो शायद ट्रैटर्स जीत जाते। ये टेंशन और डेंजर को दिखाता है। सोल्जर्स ने बोर्ड्स, रैफ्टर्स और डोर्स हटाकर गन के लिए रास्ता बनाया। बैटल की स्ट्रैटेजी और क्विक थिंकिंग को हाईलाइट किया गया। तोप को डबल चार्ज ग्रेप सूट से भर दिया गया और फायर किया गया। ग्रेप सूट की ताकत से दुश्मन जो है वो भाग गए। टेनिसन ने इंडियन सोल्जर्स जो लॉयल सिपोज थे उनकी भी सराहना की है। प्रेज टू आवर इंडियन ब्रदर्स एंड लेट द डार्क फेस हैव हिज ड्यू। वे फेथफुल थे, इंडियन सोल्जर्स फेथफुल थे और ब्रिटिश के साथ मिलकर दुश्मनों से लड़े। थैंक्स टू द काइंडली डार्क फेसेस हु फाउट विद अस फेथफुल एंड फ्यू। कुछ फ्यू इंडियन सोल्जर्स भी बहादुरी से लड़े और डिफेंडर्स के साथ खड़े रहे। उन्होंने हमारे बहादुर सोल्जर्स के साथ मिलकर दुश्मनों को मार भगा दिया। अंत में इंडिया में रेसिडेंसी की छत पर इंग्लिश फ्लैग लहराता रहा, जो कि सिंबल और विक्ट्री, पैट्रियटिज्म और सर्वाइवल था। आगे सेक्शन 6 में टेनिसन कहते हैं कि men will forget what we suffered and not what we do. We can't fight. लोग शायद हमारी सफरिंग्स भूल जाए लेकिन हमारे एक्शन और ब्रेवरी कभी नहीं भूलेंगे। टेनिसन यहाँ कहना चाहते हैं कि हम लड़ सकते हैं, पूरे दिन सोल्जर्स बनकर लड़ना और पूरी रात सेंटिनल में रक्षा करते रहना, खड़ा रहना। यह दिखाता है कि कितनी एक्सट्रीम मेहनत और विजिलेंस हो रही थी युद्ध के दौरान। लगातार माइंस, बारूदी धमाके, असॉल्ट्स, हमारे काउंटर अटैक और दुश्मन के फॉल्स अलार्म। रात में वेगल और ड्रम बजते, शॉटिंग और साउंडिंग टू आर्म्स, पूरी टेंशन फिल्ड मिलिट्री एक्टिविटी। 50 लोगों का काम सिर्फ 5 लोगों को करना पड़ रहा था। तो एक्सट्रीम ओवरवर्क और स्ट्रगल यहाँ पे दिखाते हैं। यह भी अचंभा कि इतने डेथ और अटैक में कोई बच भी जाए। दिन में लूफोल, छेद से दुश्मनों की गोलाबारी, बिट्रायल और डेथ। रात में मरने वालों के डेड बॉडीज को बिना कॉफिन के जमीन में दफन करना। ब्रूटल रियलिटी ऑफ वॉर को यहाँ दिखाते हैं। एक्सट्रीम हीट जैसे कि नरक की आग या बहुत हेवी रेन, सड़ते हुए मांस की बदबू और फ्लाइज का एंडलेस टॉर्मेंट। वॉर के हॉरर को विविडली यहाँ पे दिखाया है। इस कठिनाई में सोल्जर्स को इंग्लैंड की शांत मे की ब्रिज याद आती है और होम सिकनेस, वो नॉस्टैल्जिया और होम सिकनेस उसको अपने घर की याद आती है। कोलेरा, स्कारवे, फेवर और अनहीलिंग वुंड्स, डिजीज और इंजरीज, ये सब स्ट्रगल जो वॉर के दौरान होता है वो सब यहाँ पर टेंशन दिखाते हैं इस लाइन में। और इंजर्ड लिम को नाइफ से क्योर करने की और जो पेनफुल सर्जरीज है उसका भी यहाँ पे जिक्र किया है। लॉपिंग अवे ऑफ द लिम बाय द pitiful pitiless knife, टॉर्चर एंड ट्रबल इन वेन फॉर इट नेवर कुड सेव अस लाइफ। सारी मेहनत और सर्जरीज कभी कभी यूजलेस होती है, लाइफ बच नहीं पाती। हॉस्पिटल में काम करने वाली महिलाओं को भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया कि वो बहुत बहादुर थी। सॉफ्ट वुमेन के करीज को हाईलाइट किया गया। महिलाएं चाइल्ड बर्थ के दर्द में भी थी, बीच में डेथ और सफरिंग देखने को मिलता है। बच्चे मरते जा रहे थे पर सोल्जर्स और केयर गिवर्स के पास सुख मनाने का समय भी नहीं था। एक्सट्रीम एग्जॉशन और बेरली होप की रिलीफ आए।
है ना। हैवलॉक जो ब्रिटिश कमांडर है, उसकी भी स्थिति अनसर्टेन थी कि वो आ रहे कि नहीं। लगातार अटैक्स डे एंड नाइट सैटर्ड वॉल्स पर लगातार अटैक हुए जा रहे थे। मिलियंस ऑफ बुलेट्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कैनन बॉल्स, इंटेंसिटी ऑफ सीज। अंत में इतना कुछ होने के बाद फिर इस सेक्शन में भी वही बात दोहराई है कि अंत में इंग्लैंड का फ्लैग जो है वो छत पे लहराता रहा, जो कि करेज, सर्वाइवल और पैट्रियटिज्म का सिंबल था। सेक्शन 7 में टेनिसन कहते हैं, सुनो कैनन और राइफल्स की आवाज, क्या यह सच है जो स्कॉट ने बताया ना। तो सोल्जर्स और डिफेंडर्स अब न्यूज ऑफ हेल्प रिलीफ के लिए अलर्ट हैं। आउटरैम और हैवलॉक अपने सोल्जर्स के साथ म्यूटिनियर्स बागियों के बीच से रास्ता बना रहे हैं, तो इसका मतलब कि रिलीफ फोर्स आ रही है। पिब्रोच स्कॉटिश वॉर म्यूजिक की आवाज यूरोप की याद दिलाती है। सोल्जर्स की एक्साइटमेंट और होप बढ़ती है। सडनली गैरिसन सोल्जर्स इनसाइड रेसिडेंसी जो है वो खुशी से चिल्लाते हैं, उछल कूद करते हैं, शॉट करते हैं रिलीफ फोर्स की आने की खुशी में। हेवलॉक के हाईलैंडर्स अपने विक्ट्री और करेज के साथ चीयर्स करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। हॉस्पिटल में बेड रिडन जो लोग हैं वो भी चीयर्स करते हैं और वुमेन एंड चिल्ड्रन बाहर आते हैं, है ना। लोग हैवलॉक के ब्रेव सोल्जर्स को धन्यवाद और ब्लेसिंग्स देते हैं। ब्लेसिंग्स द होलसम वाइट फेसेस ऑफ हैवलॉक्स गुड फ्यूसिलर्स, करेज और हेरोइज्म को यहाँ पे दिखाते हैं। लोग टीयर्स के साथ साथ के साथ अपने सेवियर्स के हाथ चूमते हैं। किसिंग द वर्ड hardened hands of the Highlanders wait with their tears. Everyone celebrates dance, खुशी में चिल्लाते हैं we saved, we saved. Dance to the people saved, we are saved. Is it you? Is it you? वे अपने जो एक दूसरे को खुशी से चिल्लाते हैं, चीयर्स करते हैं कि हम लोग बच गए, हम लोग बच गए। हेवलॉक की बहादुरी और डिवाइन ब्लेसिंग से वे बच गए, ऐसा वो मानते हैं। पहले कमांड था कि 15 डेज तक होल्ड करना है, लेकिन डिफेंडर्स ने 87 डेज तक होल्ड किए, है ना। होल्ड इट फॉर 15 डेज, वी हैव हेल्ड इट फॉर 87। अंत में भी इंग्लैंड का जो फ्लैग है वो छत पे लहराता रहा। एंड इवन अलॉफ्ट ऑन द पैलेस रूफ द ओल्ड बैनर ऑफ इंग्लैंड ब्लूज।